बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की भारतीय जासूस कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई देने की बाज़ाब्ता पेशकश। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई देने की पेशकश की। तर्जुमान का बताना है कि काउंसलर रसाई के हवाले से भारत के जवाब का इंतजार है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगून शाह ने हमें ज्वाइन किया है। ज़रगून, इस पेशरफ्त से मुतालिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? या बिल्कुल, आज दफ्तर खारजा में जो हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग है उसके बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में तर्जुमान का ये कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई देने की बाकायदा पेशकश की है और ये पेशकश भारतीय हुकूमत को की गई है। पाकिस्तान ने कल जुम्मा के रोज काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की है और काउंसलर रसाई के हवाले से उनका ये कहना था कि भारत के जवाब का इंतजार है। अभी तक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफर कर दी है और भारत की तरफ से जवाब का इंतजार है। जी बहुत शुक्रिया ज़रगून शाह, आपने डिटेल्स दी। सादिक संजरानी आउट या नॉट आउट? चेयरमैन सेनेट का ओहदा बरकरार रख पाएंगे या घर जाएंगे? फैसले की घड़ी आन पहुंची। ऐवान बाला में किसका बोल बाला होगा? चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने की करारदाद पर वोटिंग का अमल जारी है। इजलास की सदारत बैरिस्टर सैफ कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से इजलास की सदारत कर रहे हैं। राजा जफरुल हक ने अपोजिशन की करारदाद पढ़कर सुनाई। इजलास के बाद करारदाद के हक में सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए और उनकी गिनती की गई। अपोजिशन की करारदाद के हक में 64 सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए। शिबरी फराज ने तहरीक के जवाब में कहा कि पोलिंग शुरू करवाएं, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन, वोटिंग के अमल से मुताल्लिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में वोटिंग का अमल जारी है। इस वक्त 49 के करीब सेनेटर्स जो हैं वो अपना हक राय दही जो है वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। बैलेट पेपर्स दिए जा रहे हैं मेंबरान को, जिसके पर वो खुफिया बैलेट जो पोलिंग स्टेशन है उधर वो बैलेट शील्ड के पीछे जाके खुफिया राय शुमारी के जरिए मुहर लगा रहे हैं कि वो आया इस करारदाद के हक में है या इसके मुखालिफ हैं, और फिर वो अपना वोट जो है वो बैलेट बॉक्स में डाल रहे हैं। और इस वक्त जो सेनेट का ऐवान है इसमें ये राय शुमारी, ये वोटिंग का अमल जो है जारी है और मेंबरान बारी बारी मेंबरान के नाम पुकारे जा रहे हैं और वो आकर अपना वोट डाल रहे हैं। 100 के करीब मेंबरान जो है आज के इस इजलास में हाजिर हैं। 64 अपोजिशन के और 36 हुकूमत के सेनेटर्स ऐवान में मौजूद है। 2 सेनेटर्स जमात इस्लामी के ऐवान में नहीं आए, उन्होंने वोट डालने से अब्सटेन किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी तनवीर जो हैं आज वो भी ऐवान में मौजूद नहीं है क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं। जी, 104 में से 100 सेनेटर्स आज इजलास में शरीक हैं। बैरिस्टर सैफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। अभी तक नौशीन कितने सेनेटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, तकरीबन 49 के करीब वोट जो है मेंबरान अपना कास्ट कर चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि इतना ही मजीद एक आधा घंटा और लगेगा क्योंकि 1 से 1.5 मिनट लग रहा है एक सेनेटर को अपना वोट डालने में। तो इस हिसाब से बारी बारी मेंबर्स के नाम पुकारे जा रहे हैं और वो आकर अपना वोट डाल रहे हैं, जिसके बाद जो नतीजा है उसका ऐलान किया जाएगा। अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी आए, विजिटर्स गैलरी में बैठे, और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी विजिटर्स गैलरी में मौजूद, जबकि ANP के मियां इफ्तिखार भी विजिटर्स गैलरी में मौजूद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वज़रा भी जो है वो इस वक्त ऐवान में की गैलरियों में मौजूद हैं और इस वक्त जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। नौशीन, आपसे मजीद जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सेनेट में अपोजिशन की तहरीक ख्वाहिशात पर मबनी अदम एतमाद है। अपोजिशन के अरमान दम तोड़ जाएंगे। सेनेटर्स की अक्सरियत आज़ाद अरकान की है। सेनेटर्स ने फैसला करना है कि वो विफाक पर हमला करने वालों के साथ खड़े हैं या इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ हैं। ये ख्वाहिशात पे मबनी अदम एतमाद है और अरमानों से जुड़ा ये बेबुनियाद इनिशिएटिव है। तो आप देखेंगे कि जहाँ बहुत सारी ख्वाहिशात इनके दिल में दम तोड़ गई वहाँ आज इनके अरमान भी टूट जाएंगे। सेनेट के स्ट्रक्चर में अक्सरियत जो मुंतखब हो के आने वाली क़यादत है सेनेटर्स की वो इंडिपेंडेंट है। हम ये कहते हैं कि जो जमहूरी अमल है उससे इलेक्शन हो और ये लोगों पे छोड़ दिया जाए, सेनेटर्स पे छोड़ दिया जाए
کہ وہ ان حالات میں وفاق پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن کے امیدوار حاصل بزنجو نے ووٹ کاسٹ کر دیا۔ اجلاس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا سینٹ میں اب نمبر گیم تبدیل نہیں ہوگا۔ حکومت جو بھی دعوے کرے ان کے پاس جیت کے لیے ووٹ نہیں۔ نیچے کی گنجائش اب ہونے لگی and we have to trust the people and all are staying with me۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں موشن داخل کرنے سے ہوتے ہی میں ریزائن کرتا۔ اخلاق یہ بولتا ہے، ذمہ داری یہ بولتا ہے۔ نمبرز ان کے پاس نہیں ہے، ہوپ فل ہیں اور تو نہیں ہے، they don't have numbers۔ اور سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز کہتے ہیں صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ صادق سنجرانی کو 60 ووٹ ملیں گے۔ اپوزیشن اداروں کو مستحکم کرنے کے بجائے وقتی فائدے کا سوچ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے اراکین کی اکثریت میر حاصل بزنجو پر اعتماد نہیں کر رہی، ہاؤس کو عدم اعتماد کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنائیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کا کہنا ہے کہ شرافت سے الیکشن ہوا تو اپوزیشن کے 66 ووٹ نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ووٹ بھی اپوزیشن کو مل سکتے ہیں۔ ہوا تو 66 ووٹ نکلیں گے انشاءاللہ۔ 66 میں سے ایک ہمارا چودھری تنویر نہیں ہے تو وہ 1-2 ووٹ آگے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو دیکھیں نا ڈیفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن ڈیفیکشن جو ہوتی ہے وہ کمزور سے طاقتور کی طرف ہوتی ہے، طاقتور سے کمزور کی طرف ڈیفیکشن نہیں ہوتی، تو وہ ہماری طرف ہو سکتا ہے ڈیفیکشن۔ دوسری جانب وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بدقسمتی ہے، یہ ابو بچاؤ مہم کا حصہ ہے، لیکن اس عمل سے حکومت اور وزیر اعظم کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اگر فرق پڑے گا تو سینٹ کے ادارے کو پڑے گا، جہاں صادق سنجرانی ایک توازن قائم کیے ہوئے تھے۔ اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام، یہ توازن متاثر ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے کہا ہے کہ جن جماعتوں نے چیئرمین سینٹ کو منتخب کیا وہی بغیر کسی وجہ کے ان کو ہٹانا چاہتی ہیں۔ سینٹ میں ہمارے اراکین کی تعداد کم ہے، اس لیے اپوزیشن وہاں تحریک لائی ہے۔ آئین اور قوانین کے مطابق آج کی کارروائی ہونی چاہیے، اپوزیشن کی تحریک ناکام ہو جائے گی۔ بڑی عجیب ہے کہ وہی جماعتیں جنہوں نے چیئرمین سینٹ کو منتخب کیا اب بلا وجہ، بلا کسی الزام کے، بلا کسی وجہ سے کہ وہ لوگ اب ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اپنی سیاست چمکانے کی ضرورت ہے اور ان کو علم ہے کہ وہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا پنجاب میں یا مرکز میں وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے، اور ہمارے نظام کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر سینٹ میں جہاں پر ان کی اکثریت ہے وہ آج یہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن کی یہ تحریک جو ہے یہ ناکام ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، سب صاحب حیثیت سینیٹرز ہیں، حکومت کے پاس کچھ تعویذ بھی ہوتے ہیں۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سینٹ میں جو بھی جیتے یا ہارے جمہوریت کمزور ہوگی۔ دیوار کے پیچھے جو حالات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا، ان سب کے ہاتھ گند میں بھرے ہیں، یہ مر جائیں گے مگر پیسے نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو لیز پر زمینیں لی ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ شیخ رشید کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنوائیں گے۔ ابھی آپ کو ایوان بالا لیے چلتے ہیں۔ صادق سنجرانی کا نام اناؤنس کیا گیا ہے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں۔ ایوان بالا کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سینٹ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سب کی نظریں اس وقت سینٹ کے ایوان پر جمی ہوئی ہیں۔ صادق سنجرانی کا نام اناؤنس کیا گیا اور صادق سنجرانی ووٹ کاسٹ کرنے گئے ہیں۔ جیو نیوز پر انالیسس جاری ہے اس وقت۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مظہر صاحب یہ کہیے گا کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن
یہ کہیے گا کہ یہ جب سے سینٹ کا معاملہ زیر بحث آیا ہے، تحریک عدم اعتماد کا ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ اسٹیمڈ سینیٹرز ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں ساری جماعتوں کے جو سینٹ کے ایوان میں آتے ہیں، ان پر اسٹریٹ اوے یہ الزام لگا دینا کہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار گھر میں، کیا یہ روش ہے؟ مظہر صاحب سے جانیں گے۔ مظہر صاحب، اس سے پہلے ہم کچھ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ اس وقت صادق سنجرانی جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل چونکہ جاری ہے اور الفابیٹیکل آرڈر میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اس وقت صادق سنجرانی آئے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ جی صاحب، آپ سے یہی سوال کیا تھا میں نے کہ جب سے یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے اور یہ تحریک عدم اعتماد کا، تو بغیر کسی ایویڈنس کے اور بات کے اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ یہ سینیٹر سارے بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں ساری جماعتوں کے جو سینٹ میں آتے ہیں، جن کو چوز کیا جاتا ہے۔ سر، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس سے قطع نظر کہ جو قومی اسمبلی کے اراکین جب پارٹیاں نامزد کرتی ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ بیسٹ آف دی بیسٹ وہ پک کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو عدم اعتماد کی کوئی تحریک آتی ہے تو ان کو ایک پارٹی کو کہیں اور چھپانا پڑتا ہے، دوسری پارٹی کو کہیں اور چھپانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سیاست میں یہ روایات رہی ہیں ہماری، ورنہ تو بہت سمپل سی کیلکولیشن ہے کہ اگر ایک کسی چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اور آپ کو کلیئرلی پتا ہے کہ سینیٹر سردار سیٹ کس کے پاس ہے، اس کے بعد تو یہ بحث ہونی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد تو خیر سیکرٹ بیلٹ کا بھی عجیب و غریب تماشا ہے، ورنہ تو یہ کہ اگر اپوزیشن کی میجورٹی ہے جس کو حکومت بھی مانتی ہے تو پھر حکومت کا چیئرمین کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی اس منصب کو بتا دے۔ لیکن صاحب، اس میں اگر تھوڑی سی مزید بات کی جائے تو سیکرٹ بیلٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ کانشس کے مطابق، کیونکہ جن لوگوں نے آئین بنایا انہوں نے کچھ چیزوں میں رکھا ہے ریز آف ہینڈ، دوز ہو میں سے آئی یس ہم نے سنا ہے، اور یہاں پر سیکرٹ بیلٹنگ رکھنے کا کوئی تو علت غائی ہوگی، یہی ہوگی کہ کانشس کے مطابق ووٹ دے سکے سینیٹر۔ جو سینیٹر ضمیر کے مطابق جو ہے جب سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا تو اس وقت اس کا ضمیر کہاں چلا جاتا ہے، اس وقت وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، اور سیکرٹ بیلٹ میں ایک دم ضمیر کیسے جاگ جاتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یعنی اب تک آپ کو لگا اتنے سیشن میں جو سینٹ کے سیشن ہوئے کہ اس میں جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کا رویہ حکومت کی جانب جھکا ہوا ہے اور اپوزیشن نہیں ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ صرف ووٹ ڈالنے کے مسئلے پر جو ہے وہ ایک دم کیسے زمین جاگا؟ وہی سینیٹر کھڑے ہو کے کھل کر یہ بات کیوں نہیں کر سکتا اگر اس کا ضمیر جاگا ہے کہ وہ کھل کر سیشن میں کھڑے ہو کے اپنی پارٹی پر تنقید کرے، اور اگر اس کی پارٹی استعفیٰ مانگے تو پھر ضمیر کے مطابق وہ استعفیٰ دے دے؟ یہ ضمیر سیکرٹ کیوں رہتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف ہمارا جو ضمیر ہے وہ اس کو ہم خفیہ رکھتے ہیں اور خفیہ رائے شماری میں اس ضمیر کو استعمال کرتے ہیں، اور جب اوپن سیشن میں بات ہوتی ہے تو پھر ہم اپوزیشن کے ہوتے ہیں تو اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، حکومت کے ہوتے ہیں تو ہم حکومت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن صاحب یہ کہے گا خفیہ رائے شماری کیوں، یعنی یہ کیوں رکھا گیا؟ آپ نے بھی اس پر سوچا ہوگا کیوں یہ سیکرٹ بیلٹنگ رکھی گئی، کیوں ریز آف ہینڈ نہیں کیا گیا، اوپن کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ آپ کے ممکنہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ اس لیے رکھی گئی ہے کہ جس زمانے میں آئین بنا تھا اور اس زمانے کی جو پارلیمنٹ تھی اس پہ اور بے شمار الزامات اس وقت کی حکومت یا اپوزیشن پہ لگتے تھے، لیکن کرپشن کا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے ان کے مطابق انہوں نے جب کھڑے ہو کے کسی کی مخالفت کی تو خفیہ بیلٹ میں بھی وہی مخالفت کی، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں چیزیں تبدیل ہوئی۔ یہ ہمارا سیاسی کلچر کیونکہ تبدیل ہوا، اور 89 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو یہ بات بڑی کھل کر سامنے آئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اراکین کو اغوا کیا گیا، بٹھایا گیا، مڈ نائٹ جے پال جیسے واقعات ہوئے، پھر ہم نے 90 میں دیکھا کہ مہران بینک جیسے واقعات ہوئے جس میں یہ الزام ہے کہ سیاستدانوں کو پیسے دیے گئے۔ تو ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہ 21 کے بعد تبدیل ہوا، تو شاید اس وجہ سے اس وقت خیال یہی تھا کہ جب سیکرٹ بیلٹ بھی ہوگا تو چونکہ سیاسی جماعتوں پہ نظریاتی جماعتیں تھیں تو اس لیے ان پہ بالکل شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، تو اگر یہ اس الیکشن کے نتائج جو ہے اپوزیشن کے خلاف آتے ہیں
तो फिर ये ज़मीर के मुताबिक। तो मगर साहब अगर फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट जैसे आप कह रहे हैं कि सियासी कल्चर वैसा नहीं है, तो अगर कोई अपनी पार्टी लाइन से हट के इस इलेक्शन में अगर की बात कर रहे हैं वोट देता है तो फिर उस पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगेगा, ये नहीं कहा जाएगा कि कॉन्शियस के मुताबिक दिया इसने, यानी हालात की वजह से। देखिए वो जो कुछ भी है तो फिर उसका ज़मीर जब जिस वक्त वो संजरानी साहब को वोट देगा ऑपोजिशन का या हुकूमत का हासिल बिजलियों को वोट देगा, तो उसमें फिर इसकी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि फिर वो इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देता और खामोश रहता है और उसका सीक्रेट बैलेट भी या उसका ज़मीर भी खामोश रहता है, तो फिर वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देगा, फिर वो बेज़मीरी से वोट देगा। उसे फिर आप ज़मीर का नाम ना दें, कोई भी उसको ज़मीर का नाम नहीं दे, क्योंकि जब ज़मीर के मुताबिक आदमी वोट देता है तो फिर वो उस सियासी जमात में नहीं रहना चाहिए, और अगर वो फिर भी खामोश रहता है तो फिर ये ज़मीर का मसला नहीं है। अच्छा मज़हर साहब, अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है ये तो पता चल ही जाएगा। अगर चेयरमैन सेनेट की तब्दीली होती है तो क्या ये तब्दीली किसी बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा हो सकती है? अपोजिशन की इसके बाद तहरीक को कैसे देखते हैं आप? देखिए वैसे तो ये सिंबॉलिक है, क्योंकि जहाँ आपकी मेजॉरिटी है वहाँ अगर आपने किसी को तब्दील कर दिया, जैसे लीडर ऑफ द हाउस तब्दील हो जाता है। हमने देखा कि जब गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो राजा परवेज अशरफ हो गए। मुशर्रफ के पीरियड में जब जमाली साहब को हटाया मुशर्रफ साहब ने, शौकत अजीज आ गए। तो आपकी मेजॉरिटी होती है, आपको पता होता है कि आप हो जाएंगे। यहाँ अगर अपोजिशन का जीतता है तब भी वो उनको सिर्फ एक सियासी तौर पे फायदा होगा और वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, हालांकि बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर हुकूमत का नुमाइंदा जीतता है या संजरानी साहब के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होती है तो गवर्नमेंट इसको अपोजिशन के खिलाफ बड़े जोरों में इस्तेमाल करेगी, हालांकि अखलाकी तौर पे गवर्नमेंट कमजोर होगी। लेकिन वो इसको एक बड़ा अपोजिशन के लिए झटका कहेंगे। वो ये कहेंगे कि अपोजिशन जो है वो तितर बितर हो गई है, अपोजिशन तकसीम है, और जिस तरह शेख रशीद साहब या दूसरे लोग कहते हैं कि किसी किस्म का कोई तावीज़ चलेगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो अपोजिशन की तहरीक से पहले, जिस तरह अगस्त में मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफे की बात की है, तो इस मौके पे अगर उनकी तहरीक नाकाम हो जाती है अपोजिशन की, तो यकीनन अपोजिशन के लिए सियासी तौर पे ये झटका जरूर होगा, लेकिन हुकूमत के लिए अखलाकी तौर पे शिकस्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास साहब आज की सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता किया है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शहज़ादा बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की वफ़ात पर ताज़ियत की है और वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए सियासी इक़्तिसादी हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी करीबी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफादात पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौरे इक़्तिदार में उनके अमरीका के दौरे कौम को कितने में पड़े? तीनों दौरों पर खर्च की तफसीलात सामने आ गई हैं। आसिफ जरदारी के एक दौरे पर 6 करोड़ से ज़ायद, नवाज शरीफ के एक दौरे पर 5 करोड़ से ज़ायद और इमरान खान के दौरे पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरों की तफसील जारी कर दी, जिसके मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी के 2009 में 4 से 8 मई तक दौरा अमेरिका के दौरान 4 करोड़ 84 लाख 77,056 रुपए खर्च हुए। आसिफ जरदारी ने 2 मई से 4 मई तक बरतानिया में ट्रांजिट क़याम किया, जिस पर कौमी खजाने से 1 करोड़ 20 लाख 39,000 रुपए खर्च हुए। आसिफ जरदारी ने दौरे के दौरान 2,52,460 रुपए टिप और 11 लाख 27,220 रुपए के तहाइफ खर्च किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 2013 में 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अमेरिका का सरकारी दौरा किया, जिस पर कौमी खजाने से 5 करोड़ 87 लाख 79,373 रुपए खर्च हुए। नवाज शरीफ ने भी लंदन में 3 दिन क़याम किया। नवाज शरीफ ने 5,34,000 टिप और 9,97,499 रुपए तहाइफ पर खर्च किए। नवाज शरीफ के वफ्द में 44 अफराज शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 20 जुलाई से 25 जुलाई तक अमेरिका का सरकारी दौरा किया,
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका पर सिर्फ 1,10,51,229 रुपए खर्च हुए। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द के होटल अखराजात की मद में 13.5 लाख रुपए और फजाई सफर पर 60 लाख रुपए खर्च हुए। दौरा अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द के खाने पर 13 लाख रुपए खर्च हुए। टिप की मद में 7,06,000 रुपए दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सरकारी जहाज 7 स्टार होटल में रहायश और अहले खाना का कोई खर्चा नहीं हुआ। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका कफ़ायत शारी की मिसाल है, जिसमें कौमी खजाने के करोड़ों रुपए बचाए गए। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरों की तफसील जारी कर दी, जिसके मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी के 2009 में 4 से 8 मई तक दौरा अमेरिका के दौरान 4,84,77,056 रुपए खर्च हुए। आसिफ जरदारी ने 2 मई से 4 मई तक बरतानिया में ट्रांजिट क़याम किया, जिस पर कौमी खजाने से 1,20,39,000 रुपए खर्च हुए। आसिफ जरदारी ने दौरे के दौरान 2,52,460 रुपए टिप और 11,27,220 रुपए के तहाइफ खर्च किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 2013 में 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अमेरिका का सरकारी दौरा किया, जिस पर कौमी खजाने से 5,87,79,373 रुपए खर्च हुए। नवाज शरीफ ने भी लंदन में 3 दिन क़याम किया। नवाज शरीफ ने 5,34,000 टिप और 9,97,499 रुपए तहाइफ पर खर्च किए। नवाज शरीफ के वफ्द में 44 अफराज शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 20 जुलाई से 25 जुलाई तक अमेरिका का सरकारी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका पर सिर्फ 1,10,51,229 रुपए खर्च हुए। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द के होटल अखराजात की मद में 13.5 लाख रुपए और फजाई सफर पर 60 लाख रुपए खर्च हुए। दौरा अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द के खाने पर 13 लाख रुपए खर्च हुए। टिप की मद में 7,06,000 रुपए दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सरकारी जहाज 7 स्टार होटल में रहायश और अहले खाना का कोई खर्चा नहीं हुआ। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका कफ़ायत शारी की मिसाल है, जिसमें कौमी खजाने के करोड़ों रुपए बचाए गए। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऐवान बाला में वोटिंग का सिलसिला जारी है। सादिक संजरानी को हटाने की करारदाद अपोजिशन ने पेश की और उसके बाद एक एक करके सेनेटर्स वोट डाल रहे हैं। नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन, ताज़ा तरीन क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल के 3 के करीब सेनेटर्स ऐसे थे जिनके बैलेट पेपर्स जो है वो खराब हो गए। उन्हें दोबारा बैलेट पेपर इशू हुए, जिनमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी खुद भी हैं। जब वो वोट डालने के लिए गए तो उनका बैलेट पेपर खराब हो गया और उन्हें सेनेट सेक्रेटेरिएट में दोबारा बैलेट पेपर इशू किया, जिसके बाद उन्होंने वोट डाला। और इसी तरह सेनेटर अतीक शेख जो एमकेएम के हैं, वो भी आज जब वोट डालने गए तो उनका बैलेट पेपर भी खराब हो गया था। अभी दिलचस्प सूरत हादसा पैदा हुई जब सेनेटर नजमा हमीद, जो की काफी ज़ईफ है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती है, जब वो वोट डालने के लिए गई तो ऑपोजिशन की जानिब से राजा जफरुल हक और आयशा रजा फारूक सामने आए। उन दोनों ने खड़े होकर कहा कि नजमा हमीद जो है उनको दिखाई नहीं देता प्रॉपर, इसलिए किसी को मावनत करने की इजाजत दी जाए उनके साथ। जिस पे बैरिस्टर मोहम्मद अली सैयद, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि नजमा हमीद की मावनत के लिए मैं किसी भी सेनेटर को नहीं भेज सकता, उनकी मावनत के लिए किसी सेनेट के स्टाफ को भेजता हूँ, जिसमें नजमा हमीद पहले खुद से भी गई और उन्होंने कहा मैं अपना वोट कास्ट कर लूंगी। देखिए, जब अपना वोट कास्ट करने गई तो उनसे बैलेट पेपर पे सही तरीके से स्टैंप नहीं लगी और उनका बैलेट पेपर खताया हो गया, जिस पर वो वापस आई। उन्होंने कहा कि उनको मावनत करने के लिए दिया जाए। सेनेटर आयशा रजा फारूक भी उठ के आ गई, उन्होंने कहा कि उन्हें जाने दिया जाए। जब सेनेटर आयशा रजा फारूक नजमा हमीद के करीब आई तो उन्होंने उनसे कुछ कहा, जिस पर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैयद, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने ऑब्जेक्ट करके उन्होंने कहा कि आयशा रजा फारूक, आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही हैं और आप मेंबर को किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को वोट डालने के हवाले से इंस्ट्रक्शन दे रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। ये रूल्स इजाजत नहीं देते, आप ऐसा नहीं कर सकती। और इसके ऊपर कल कलामी हुई। सेनेटर आसिफ किरमानी अपनी निशित से खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नजमा हमीद को नजर नहीं आता है प्रॉपर, आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैयद ने सख्ती से कहा कि मैं जानता हूँ रूल्स क्या है और रूल्स में आप मुआवनत नहीं कर सकते, ये इन्फ्लुएंस करना होता है किसी को वोटर को। जिसके बाद सेनेट की एक खातून स्टाफ को बनाया गया, जिनके साथ सेनेटर नजमा हमीद को जो है भेजा गया है, ताकि वो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैयद ने इंस्ट्रक्शन दी कि वो बैरिस्टर जहाँ पे नजमा हमीद कहेंगी जिस उम्मीदवार को मोहर लगाने के लिए, तो जो सेनेट की वो सपोर्ट स्टाफ है खातून,
वो उसी मेंबर के नाम पर वोट लगा देंगी। तो ये आज सूरत हाल हुई है सेनेट इस इलेक्शन के दौरान। जी, सेनेट इलेक्शन के दौरान नौशीन यूसुफ अपडेट कर रही थी। ये सूरत हाल बनी कि बैलेट पेपर में लिखा होता है करारदाद के हक में या करारदाद के मुखालिफ, और दोनों में से किसी एक पर स्टैंप लगानी होती है। अगर सेनेटर बीच में स्टैंप लगा दे तो वो भी नहीं माना जाता बैलेट पेपर। तो सादिक संजरानी का भी बैलेट पेपर ख़राब हुआ, सेनेटर अतीक का भी बैलेट पेपर ख़राब हुआ, और नजमा हनीफ सेनेटर हैं, उनका भी बैलेट पेपर जो है उसको फिर असिस्टेंस उन्होंने मांगी, क्योंकि ये बात सामने आई कि उनको दिखाई सही तरह नहीं देता, तो वो लगा नहीं सकती हैं सही स्टैंप। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.